नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम हेल्थ कॉन्फ्रेंस, जिसमें बात होगी सेहत की, बात होगी कोरोना से बचाव की और बात होगी कोरोना महामारी से निपटने की। देश में कोरोना संक्रमण से हर तरफ कोहराम मचा हुआ है। कोरोना के नए नए लक्षण मरीजों के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। अमेरिकी सरकार के शीर्ष मेडिकल संस्थान सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने भी माना है कि कोरोना से संक्रमण के नए लक्षण सामने आए हैं। सीडीसी ने संक्रमण के 6 नए लक्षणों की जानकारी होने की पुष्टि की है। इनमें बहुत ज्यादा ठंड लगना, ठंड के साथ कंपकपी छूटना, मांसपेशियों में दर्द बना रहना, लगातार सिर दर्द रहना, गले में चुभन के साथ होने वाला दर्द, खुशबू, गंध या स्वाद न महसूस होना शामिल है। विशेषज्ञों का मानना है कि संक्रमण के लक्षणों का नया रूप सामने आया है। इससे पहले सीडीसी ने बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ को कोरोना संक्रमण का लक्षण बताया था। एक रिसर्च के मुताबिक कोरोना के मरीजों में इसके माइल्ड और गंभीर दोनों तरह के लक्षण देखे जा रहे हैं। कई बार 2 से 14 दिन बाद लक्षण दिखाई देते हैं। कुछ मरीजों में ऐसा भी देखा गया है कि लक्षण दिखने से पहले ही संक्रमण बुरी तरह से फैल चुका होता है। सीडीसी का कहना है कि लक्षणों को समझने के लिए अधिक से अधिक जांच करने की जरूरत है। कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए अलग अलग स्तर पर काम चल रहा है। वैक्सीनेशन का काम लगातार जारी है और अलग अलग राज्यों में टीकाकरण चल रहा है। इस बीच सरकार ने अपने यहाँ एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने 18 साल से अधिक उम्र वाले लोगों के लिए एक खास दवाई के इस्तेमाल की मंजूरी दी है, जिसका नाम आइवरमेक्टिन टैबलेट है। गोवा सरकार ने अपने यहाँ 18 साल से अधिक उम्र वाले सभी लोगों के लिए आइवरमेक्टिन की 5 टैबलेट देने की मंजूरी दी है। वहीं कोरोना की दूसरी लहर का मुकाबला करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार किसी स्तर पर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस युद्ध में हर स्तर पर पूरी सतर्कता और ठोस रणनीति के साथ कदम बढ़ाए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी के खिलाफ जारी लड़ाई के बीच ही ब्लैक फंगस नाम की बीमारी का असर भी देखा जा रहा है। उन्होंने अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य और प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा राज्य स्तर पर गठित स्वास्थ्य विशेषज्ञों की परामर्शदात्री समिति से इस पर विमर्श कर बीमारी से बचाव, इलाज और तैयारियों के बारे में मुख्यमंत्री कार्यालय को विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। कोरोना संक्रमण के बीच अपने खास प्रोग्राम में डॉक्टरों के खास पैनल से आज कोरोना से जुड़े कई सवालों के जवाब लेंगे। आइवरमेक्टिन टैबलेट बिना कोरोना हुए लेनी है, क्या इसके फायदे हैं, इसकी बात करेंगे। हमारे साथ कुछ डॉक्टरों का पैनल से भी जुड़ गया है, हम आपका उनसे परिचय भी कराएंगे। हमारे साथ डॉक्टर परवेज खान, नेत्र रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर परवेज जी, आपके पास आएंगे। लगातार अब ऐसे मामले भी आ रहे हैं कि आंखों में अब जलन होना, आंखों की स्वेलिंग होना, इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। सर, क्या कहेंगे इस पर? डॉक्टर परवेज, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर एमसी मिश्रा जी भी हैं, जो पूर्व निदेशक हैं दिल्ली एम्स से और 50 वर्षों का आपको अनुभव है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर एमसी मिश्रा जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? आ रही है। सर, अब कोरोना के नए सिम्टम्स भी सामने आ रहे हैं। अब ऐसा आ रहा है कि आंखों में जलन हो रही है, आंखों में स्वेलिंग हो रही है। ये कितना खतरनाक है सर? नहीं, देखिए, ये जो आपने सब कुछ बताया, इसमें कोई बहुत, मुझे नहीं लगता कोई नई बात है। आंखों में स्वेलिंग सबको नहीं आती है। ये आप बात कर रहे हैं बेसिकली जो ब्लैक फंगस की बात हो रही है, और वो तो रेयर प्रॉब्लम है, वो सब में नहीं होती है, वो बहुत कम लोगों में होती है। क्योंकि अभी हाल में स्टेरॉयड यूज बहुत बढ़ गया कोविड में, निमोनिया की वजह से, तो इसका इंडिस्क्रिमिनेट यूज भारत में दवाइयों का हमने देखा है। हमने एंटीबायोटिक का भी मिसयूज, ओवर यूज, अब्यूज देखा है। वही स्टेरॉइड के साथ हो रहा है। माइल्ड केसेस में भी स्टेरॉइड दिया जा रहा है, लोग खुद भी ले रहे हैं। तो ये उसकी वजह से कुछ केस रिपोर्ट हुए हैं महाराष्ट्र, गुजरात से। पिछले वर्ष भी गंगाराम हॉस्पिटल से
2-3 केस रिपोर्ट हुए थे ये म्यूकरमाइकोसिस के, उसकी वजह से ये सिर में दर्द, आँख और सिर में हैवीपन और स्वेलिंग, आँख के नीचे, आँख लिड के ऊपर, लिड का पैरालिसिस होना, फिर ये ब्रेन के अंदर जाना, उसका पीछे जो आँख को सप्लाई करती है आर्टरी, उसका ब्लॉकेज हो जाना, और इस प्रकार से ये फैलता है। जो ये एरिया है नेजोफेरिंजियल एरिया, इसमें साइनसेस में ब्लॉक हो जाते हैं और उसमें वो फंगस ग्रो कर जाता है। जो लोग आईसीयू में इलाज कराते हैं लंबे समय तक, स्टेरॉइड लगते हैं, उनका प्रतिरोधक क्षमता वैसे भी कम होती है तो उन लोगों में ये समस्या ज़्यादा पाई जाती है जिनको डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल्ड है, डायबिटीज़ का अच्छी तरह से हुआ है। तो इसमें अब जैसे आपने कहा बुखार सर्दी के साथ किसी भी वायरल बुखार में होता है, ये कोई खाली इसमें नहीं है, या और सांस आपको जो विशेष बात है जो बाकी वायरल फीवर से भिन्न है वो है कि लंग निमोनिया का होना, और जितने लोगों को भी गंभीर हो रही है बीमारी वो निमोनिया की वजह से हो रही है। बाकी लक्षण तो माइनर होते हैं, चाहे सिर में दर्द हो, चाहे जैसे आपने कहा स्मेल चली जाए या स्वाद चला जाए, वो कोई मायने नहीं रखता, वो वापस आ जाता है। उसमें कोई समस्या, वीकनेस होना, कमजोरी होना शरीर में या मांसपेशियों में दर्द होना, तो ये पहले होता रहा है, कोई नई बात नहीं है इसमें। तो इसको अच्छा, फिर वायरस का जो डायरिया होता है भी होता है, वायरल डायरिया हम बोलते हैं उसको। तो आई थिंक इसमें हमको ये देखना होगा कि जो भी नई लक्षण है उसको इग्नोर ना किया जाए, और जो लोग ठीक भी हो रहे हैं वो भी थोड़ा सा भी कुछ उनको परिवर्तन हो रहा है, मान लीजिए डिस्चार्ज हो गए 2 हफ्ते अस्पताल से, उसके बाद मान लीजिए 1 हफ्ते बाद उनको सिर दर्द शुरू हो रहा है या सूजन आ रही है आँख के आसपास, तो तुरंत हॉस्पिटल में रिपोर्ट करना चाहिए और अपनी जांच करानी चाहिए कि कहीं ये फंगल इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है। तो उसमें जल्दी ही अगर उसका दवाई दे देंगे तो वो ठीक हो जाएगा, तो आगे गंभीरता नहीं होगी। नहीं तो अगर उसमें बढ़ जाता है तो बहुत गंभीर अवस्था हो जाती है, और उसमें फिर मोर्टेलिटी भी होती है, सर्जरी करके भी जान नहीं बच पाती कई बार। तो ये थोड़ी सी है, लेकिन ये बहुत कम लोगों में ऐसा हो रहा है। और अभी चूंकि स्टेरॉइड का प्रयोग बहुत ज्यादा बढ़ गया है और लोग कोई भी डोज दे रहे हैं, कोई 32 मिलीग्राम 2 दिन दे रहे हैं, 10 दिन तक चल रहा है, कोई 24 मिलीग्राम दे रहा है, तो उसमें कोई स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं बना हुआ है, तो उसके बनाने की आवश्यकता है। मेरे ख्याल से एक समिति ICMR गठित कर सकता है जिसमें इस तरह के दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं कि भाई स्टेरॉइड किस अवस्था में दिया जाए और उसकी कितनी डोज दी जाए और किस किस ग्रुप में दिया जाना चाहिए, ये स्ट्रीमलाइन होना चाहिए। इसी प्रकार से जो हमारे यहाँ रेमडेसिविर की कंट्रोवर्सी चली पिछले 3 हफ्ते से, वो भी व्यर्थ थी, क्योंकि रेमडेसिविर कोई ऐसी दवाई नहीं है जिससे जान बचती हो, और फिर भी लोग उसमें भ्रमित होते हैं। प्लाज्मा थेरेपी के साथ भी वही है। तो हम लोगों को समझना पड़ेगा, डॉक्टर्स को समझना पड़ेगा कि वो अपना नॉलेज अप टू डेट रखें, पढ़ते रहें, और जो एविडेंस फॉर और अगेंस्ट आ रहा है उसको फॉलो करें, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां हमारे मेडिकल प्रोफेशन में भी हैं, और ऐसा हो जाता है कई बार इंडिविजुअलाइज्ड हो जाता है बहुत सारा इलाज, तो वो इंडिविजुअलाइज ना होके एक प्रोटोकॉल बेस होगा, तो उसमें लोगों को भी दिक्कत कम होगी, लोगों को नुकसान भी कम होगा, खर्चा भी कम आएगा। बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर शिखर सक्सेना है, ENT स्पेशलिस्ट हैं। सर, स्वागत है आपका। डॉक्टर शिखर, अगर आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त अगर नए सिम्टम्स आ रहे हैं और ये भी देखा जा रहा है लोगों को कान में कम सुनाई देता है, कान में दर्द भी हो रहा है, और जब वो डॉक्टर के पास जा रहे हैं टेस्टिंग के लिए तो रिपोर्ट जो है कोरोना पॉजिटिव आ रही है। जी, तो इसमें तो आपका देखिए सबसे पहले मरीज का डायग्नोसिस बनना जरूरी है, प्रॉपर हिस्ट्री कि उसको, क्योंकि ये वायरल डिजीज पहले भी रही है, कान में सुनाई देने में दिक्कत, ये पुरानी डिजीज है, कोई नई डिजीज नहीं है। ये बस ये कंफर्म करना है कि हमें कोरोना की वजह से है कि जो प्रॉपर इन्फ्लुएंजा वायरस है उसकी वजह से। अगर कोरोना वायरस है तो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट देके पेशेंट ठीक हो जाएगा, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है इसमें। साथ ही साथ सर ये भी देखा जाता है गले में जैसी हल्की सी खराश हुई, जैसे आजकल कहा जाता है शुरुआती जो सिम्टम्स थे पहले के कि अगर आपको खराश है, हल्का फीवर है, तो हमें लगता है हमारे जो सिम्टम्स है कोरोना के हैं। अभी अगर खराश हो जाती है, लोग घबरा जाते हैं बहुत जल्दी कि लगता है हमें कोरोना हो गया, तो उसके लिए क्या करना चाहिए ताकि हम उससे निजात पा सकें?
नहीं, देखिए घबराने की जरूरत नहीं होता है, आजकल हर चीज ऑनलाइन डॉक्टर्स अवेलेबल है, उससे अपने कंसल्ट करें, उसके प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। जब तक प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो लोग उसमें ज्यादा पैनिक ज्यादा करेंगे। जी, तो घबराने की जरूरत नहीं। हमारे साथ डॉक्टर परवेज खान है, नेत्र रोग विशेषज्ञ। सर, स्वागत है आपका। डॉक्टर परवेज, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सर, अब नए सिम्टम्स में ये भी आ रहा है कि आंखों में बहुत समस्याएं आ रही हैं, आंखों में जलन हो रही है, आंखों में स्वेलिंग हो रही है, इसको लेकर आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, अभी तक जो देखा गया है कि जो पिछले साल और इस साल के अगर हम डाटास देखें तो ये देखा गया कि बेसिकली आंखों में जैसे एक जो नॉर्मली कोरोना से हो रहा है वो कंजक्टिवाइटिस हो रहा है। जैसे कि अगर पूरी इस बार देखा गया कि बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस है, तो पूरी फैमिली का जब हो रहा है तो बच्चों में खासकर कंजक्टिवाइटिस ज्यादा देखा जाए बजाय कि बड़ों में, जिसमें बाकी सिम्टम्स नहीं आ रहे लेकिन कंजक्टिवाइटिस आ रहा है। और अभी आपने लेटेस्ट सुना होगा म्यूकोरमाइकोसिस। जी, म्यूकोरमाइकोसिस जी। इसको मैं मतलब ये एक नॉर्मल मोल्ड है, एक नॉर्मल फंगस है जो एनवायरनमेंट में हर जगह है। तो ये उन्हीं को पकड़ता है जिनकी इम्यूनिटी है वो घटी हुई है। और जैसे इम्यूनिटी पहले से घटी होती थी, जो कैंसर के पेशेंट होते थे, जो डायबिटीज के पेशेंट थे, अनकंट्रोल डायबिटीज के, या जो बहुत बुजुर्ग लोग थे। लेकिन ये कोरोना काल में क्या हो रहा है कि ऐसे पेशेंट्स भी और जिन पे बहुत हाई डोज स्टेरॉइड चल रहा है, तो उनकी वजह से ये इम्यूनिटी और घट जा रही है, जिसकी वजह से ये जो ऑपोर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, ये जो फंगस है जिसको राइजोपस भी कहते हैं, फाइकोमाइकोसिस भी कहते हैं, मुकोरमाइकोसिस भी कहते हैं, तो उसका इन्फेक्शन हो रहा है। जी, हम डॉक्टर एमसी मिश्रा जी आपके पास आना चाहेंगे। सर, अब जैसे गोवा गवर्नमेंट ने बोल दिया है आइवरमेक्टिन जो है वो 18 वर्ष से ऊपर के लोग ले सकते हैं, 5 टैबलेट तक बताया गया है। क्या जिनको कोरोना नहीं भी है वो आइवरमेक्टिन ले सकते हैं? सर देखिए, ऐसा है, आइवरमेक्टिन तो रूटीन प्रोटोकॉल में चली रही है बहुत समय से भारत में जी। और उसकी 12 मिलीग्राम 3 दिन देते हैं अभी माइल्ड कोविड में। उसको आप 5 दिन भी ले सकते हैं, सेफ ड्रग है, कोई इतना समस्या नहीं है उसके साथ। और उसको अगर बच्चों में भी उसके नीचे 18 वर्ष, क्योंकि ये वर्म इन्फेस्टेशन के लिए दवाई आई थी, इसको रिपर्पस किया गया है कोविड में, तो वो दी जा सकती है डोजेस कैलकुलेट करके। सेफ ड्रग है, कोई इसका मेजर साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा नहीं है। और प्रिवेंशन के लिए कहते हैं कि भाई एक गोली 12 मिलीग्राम की हफ्ते में एक बार ले लें, जो भी उसका फायदा थोड़ा बहुत होना होगा हो जाएगा। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि लोग बचाव का उपाय न करें, क्योंकि इसका देखिए एकमात्र उपाय कोविड का बचाव ही है, और वो बहुत सिंपल है, मास्किंग करके। और आजकल हम लोग कह रहे हैं भाई 2 मास्क इस्तेमाल करें, और जहां भी जाएं बिल्कुल किसी से बिना मास्क के बातचीत नहीं करनी है, चाहे 6 फीट की दूरी पे, चाहे 12 फीट की दूरी पे, चाहे 3 फीट की दूरी पे। और दूसरे जो व्यक्ति है जिससे बात हो रही है उसको भी मास्क पहनवाना है। सबसे जो बचाव का अभी हमारे पास यही वैक्सीन, सोशल वैक्सीन जिसको आप कहते हैं, मास्क वैक्सीन, जो मर्जी कह लीजिए इसको, ये आपके जीवन रक्षक है और ये बचा सकता है। सबसे अच्छी बात ये होगी कि लोग अपने को कोविड होने ही ना दें, वही सबसे अच्छा इलाज भी है इसका। एक बार हो जाता है तो फिर समस्याएं पैदा होने लगती हैं, फिर ऑक्सीजन का, फिर दवाइयों का, फिर सारे झमेले में आप पड़ते हैं उसका। और ये मास्क लगाए होंगे तो अगर होगा भी तो उसकी जो गंभीरता है कम होगी। वैक्सीनेशन आपका हुआ है तो गंभीरता कम होगी, आपको कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है तो गंभीरता कम होगी। और अपना जो माइंडसेट है वो पॉजिटिव रखें, और अपना बिल्कुल सब लोगों को धैर्य रखना चाहिए। और ये अगर बचाव के उपाय करेंगे तो सब बचे रहेंगे, और ज्यादातर लोग बचे भी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सबको कोविड हो रहा है। हमारे यहाँ देखिए 130 करोड़ लोग हैं, उसमें से मान लीजिए आप 4 लाख भी रोज आ रहे हैं, 37 लाख हमारा एक्टिव केसेस है 130 करोड़ में। तो कोई नंबर कोई बहुत अत्यधिक नहीं है, लेकिन हाँ वो कम हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नंबर जितना ज्यादा संक्रमण का होगा, संक्रमितों का होगा, उतने ही परसेंटेज में लोग गंभीर रूप से होंगे बीमार, और फिर मृत्यु में भी जाएंगे। तो मृत्यु दर भी थोड़ी सी तो रहेगी फिर इसमें, अगर लोग बचाव नहीं करेंगे। तो उसका सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे पास अभी भी हथियार है, वो अपना बचाव करेंगे तो दूसरों का बचाव स्वयं हो जाएगा उसमें। और जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि भाई स्टेरॉइड बिना डॉक्टर की सलाह के
और डॉक्टर्स को भी मैं आगाह करूंगा, कुछ लोग अगर सुन रहे हैं, इनडिस्क्रिमिनेट यूज न करें स्टेरॉइड्स का, रेमडेसिविर का, प्लाज्मा का, कोई इनसे विशेष फायदा नहीं है, केवल स्टेरॉइड का ही थोड़ा फायदा देखा गया है गंभीर मॉडरेट टू सीवियर कोविड में। बाकी रेमडेसिविर और प्लाज्मा मिल जाए आसानी से, नहीं मिले तो उसके लिए कोई ऐसा ब्लैक में नहीं खरीदें, गलत दवाई नहीं खरीदें जो स्पूरियस रेमडेसिविर चल रही है। ये लोगों को समझना बहुत आवश्यक है और उसमें हमें डॉक्टर्स का भी सहयोग चाहिए कि वो मरीज को उसी प्रकार से सलाह दें, काउंसलिंग करें कि भैया मिल जाए तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिना इसके मरीज बचेगा नहीं और ये दे देंगे तो बच ही जाएगा। ये नहीं है इश्यू, ये नहीं है। और ये समझना डॉक्टर्स के लिए भी उतना ही आवश्यक है जितना बाकी जनता के लिए, क्योंकि किसी भी रिश्तेदार को आप कहते हैं ये दवाई ले आओ, वो तो भागना शुरू कर देता है, फिर जो भी कीमत पे मिलेगी लाएगा, गलत लाएगा, सही लाएगा। और उसको ये लगता है कि मैं अपने मरीज के लिए अगर ये भी नहीं कर पाया आखिरी समय पे, तो अपने को गिल्ट, उसको लगता है कि मैं ये भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये थोड़ी सी हम लोगों की जो अवस्था है थोड़ी सी भिन्न है बाकी देशों से। हमारे यहाँ चूंकि सारी दवाई अस्पताल से नहीं मिलती है, तो मैं तो आजकल लोगों को यही कहता हूँ कि प्लाज्मा और रेमडेसिविर कोई अगर एडवाइस करता है, मैं कहता हूँ अस्पताल वालों से कहता हूँ हम नहीं ला सकते, अगर आप लगा सकते हैं अपने यहाँ से लगा लीजिए, हम उसका पेमेंट कर देंगे। लोगों को ना दौड़ाया जाए इसमें, मेरा मानना ये है, क्योंकि इनका कोई एविडेंस नहीं है कि ये कोई फायदा करते हैं। बिल्कुल। और सर आईएमए ने भी कहा था कि जो प्रिस्क्रिप्शन है डॉक्टर्स द्वारा रेमडेसिविर ना लिखा जाए, बहुत ही कम केसेस में ये कारगर है। साथ ही साथ एमसी मिश्रा जी एक सवाल और करना चाहूँगा कि आपने भी मास्क का जिक्र किया कि मास्क, डबल मास्क ज़रूर लगाएं। मास्क को लेकर भी बहुत सारे डाउट्स हैं लोगों में, लोग सोचते हैं डबल मास्क लगाएं, सर्जिकल मास्क लगाएं या N95 लगाएं। हम जानना चाहें कौन सा मास्क बेहतर है लोगों के लिए? देखिए, अगर N95 लोग अफोर्ड कर सकते, देखिए हम बात यहाँ टीवी पे बैठ के जो कर रहे हैं, वो दूर दराज के हमारे रूरल एरियाज में जो लोग हैं उनको तो पता नहीं ये प्रोग्राम भी पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। समस्या उन लोगों की है, शहर में तो जानकारी का अभाव नहीं है इतना। आपका कार्यक्रम भी जा रहा है, आपके माध्यम से भी लोग देख रहे हैं। तो मास्क अगर N95 कोई इतना महंगा नहीं है, आप खरीद सकते हैं और ये मिल भी रहा है, लेकिन उसकी भी आवश्यकता नहीं है। एक ये सर्जिकल मास्क है, इसको लगा लें और उसके ऊपर से एक लिनन का मास्क लगा लें जिसको धोया भी जा सकता है घर में, और ये मल्टी लेयर होना चाहिए, 3-4 लेयर इसकी होंगी, तो काफी हद तक वायरस पार्टिकल्स को ये बचा लेगा। और थोड़े बहुत अगर साइड से कहीं से लीक करके जाएंगे भी तो उतना घातक आपको वो संक्रमण नहीं पहुंचाएंगे। तो ये समझना लोगों को आवश्यक है। बिना मास्क के आपको जो 90% रिस्क होती है, मास्क लगा के आपको 96% प्रोटेक्शन होता है। और दोनों व्यक्ति अगर मास्क लगाए हैं, दूरी थोड़ी कम भी है, तो भी आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन इससे मिलता है। तो ये समझना लोगों को बहुत आवश्यक है कि केवल मास्क आपको 96% तक प्रोटेक्शन दे सकता है, और 2 मास्क अगर लगा लेंगे तो वो बहुत आपको प्रोटेक्शन देगा, और आप फिर गंभीर अवस्था में अस्पताल में नहीं लैंड अप करेंगे, घर में थोड़े से इलाज से, सस्ते इलाज से आप ठीक हो जाएंगे। सस्ते इलाज से ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, साथ ही साथ एक सवाल ये भी है कि बहुत सारे लोग अब घर पर भी मास्क लगा कर रह रहे हैं। क्या घर पर मास्क लगा के रहें या बिना मास्क के घर पे रहा जा सकता है? देखिए, अब इसमें जो इश्यू है वो ये है कि अगर घर में कोई व्यक्ति काम के लिए रोज बाहर जा रहा है और उसको लोगों से मिलना जुलना पड़ता है काम के सिलसिले में, चाहे वो मास्क भी लगाते होंगे बाहर जब जाएंगे, तो जब, और घर में आपके कुछ बुजुर्ग लोग भी हो सकते हैं, कुछ बच्चे भी हो सकते हैं, कोई गर्भवती महिला भी हो सकती है, फिर घर का आपका कमरे कितने हैं, कितना बड़ा घर है। भारत में देखिए बहुत सारे लोगों के घर छोटे होते हैं, जो अच्छे लोगों के घर छोटे होते हैं, जिसमें दूरी बना के रखना संभव नहीं होता है। तो उसमें ये हम लोग कह रहे हैं कि अगर आप एक कमरा ऐसे व्यक्ति के लिए कर दीजिए जो रोज काम पे जा रहे हैं, आते हैं, तो वो फिर बाकी लोगों से उतना न मिले, और जब मिले तो घर में मास्क लगा लें, क्योंकि अगर मान लीजिए वो संक्रमण लेके आए हैं, और इस बार आपने देखा है दूसरी लहर में पूरे घर के मेंबर्स को खूब संक्रमण हो रहा है। 10 मेंबर है, 10 को हो रहा है, 22 है, 22 को हो रहा है, 5 है, 5 को हो रहा है। उसका कारण ये है कि घर में दूरी नहीं हो पाती है, इसलिए ये कहा गया है कि घर में अगर आप लगा लेंगे, जो व्यक्ति जा रहा है और बाकी लोग उनसे थोड़ी दूरी बना लेंगे, उनके साथ बैठ के खाना नहीं खाएंगे, गपशप नहीं करेंगे, टेलीविजन नहीं देखेंगे, उनको अपने एक कमरे में कर दीजिए, वो अपना वॉशरूम अलग कर सकते हैं तो वो कर दीजिए,
लेकिन इतना करना हर एक केस लिए संभव नहीं है भारत में, जी क्योंकि भारत में बहुत सारे लोग, देखिए बंबई के लिए क्या कहते हैं हम, और ये अप्लाई होता है सब मेट्रोपॉलिटन सिटीज के लिए कि 80% जमीन पे 20% लोग रहते हैं और 20% जमीन पे 80% लोग रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारा जनसंख्या का घनत्व है बहुत ज्यादा है, उसमें दूरी बना के रखना संभव नहीं हो पाता है ज्यादातर परिवारों के लिए। इसीलिए ज्यादातर परिवारों में जब एक किसी व्यक्ति को संक्रमण होता है बाकी लोगों को भी हो जाता है। इसलिए ये कहा गया है कि भाई घर में भी अगर आप मास्क लगा लेंगे तो अगर एक दूसरे से होगा भी तो वो कम गंभीरता का होगा कोविड आपको, और आप जल्दी स्वस्थ जो हो बाहर जाएंगे। जा रहे हैं वो मास्क जरूर लगाएं। और एक कॉलर है हमारे साथ, राकेश मुरादाबाद से। राकेश, अपना सवाल कीजिए। जी, मैं किडनी स्टोन का पेशेंट हूँ। करीबन 8-10 साल से मुझे प्रॉब्लम है, तो ये वैक्सीन लगवाने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना मुझे? राकेश, अपना सवाल फिर से कीजिए। मैं किडनी स्टोन, मतलब मुझे 8-10 साल से किडनी स्टोन होता है, निकल जाता है, जी तो ये वैक्सीन जो है लगवाने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? बिल्कुल, आपका सवाल हम पूछेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर MC मिश्रा जी, हाँ, हमारे कॉलर का सवाल है कि इनको किडनी में स्टोन होता है और ठीक हो जाते हैं, क्या वैक्सीन लगाने से इनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? फिर से दोबारा प्रश्न है इनका? जी सर। ये आवाज पीछे बैकग्राउंड में बंद करवाएं। जी सर, इनका सवाल सर है कि इनको किडनी में स्टोन रहता है, फिर ये ठीक हो जाते हैं, क्या वैक्सीन लगाने से उस पर कोई गलत प्रभाव तो नहीं पड़ेगा? नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बिल्कुल वैक्सीन बिल्कुल लगवाएं, बिना किसी डर के लगवाएं। वैक्सीन से और किडनी स्टोन्स का कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल, आप बिना किसी डर के वैक्सीन लगवा सकते हैं। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, वापस हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है, टीके की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है, 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। मैंने कोविन एप्लीकेशन से अपना रजिस्ट्रेशन कराया और आज मेरा अपॉइंटमेंट मिल गया। PGI में सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हुआ। प्रोसेस बहुत ही स्मूथ और बहुत ही लाइट तरीके से कंडक्ट किया गया। 18+ के लिए ये जो इनिशिएटिव लिया गया है बहुत अच्छा है। तभी मुझे वैक्सीन लग गई है और बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। मैं इसके लिए हमारी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया करना। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निःशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। cowin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेल्थ कॉन्फ्रेंस, जहां बात कर रहे हैं कोरोना से आप अपना बचाव कैसे करें, साथ ही साथ जो नए सिम्टम्स हैं उनके क्या उपाय हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, रविंद्र लखनऊ से। रविंद्र, क्या है आपका सवाल? सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मेरे ब्रदर की 26 अप्रैल को डेथ हो गई, वो कोरोना पॉजिटिव थे। उसके बाद अब घर पे हमारा जो है 19 को मेरी डेट है वैक्सीन की, सेकेंड डोज की जी। और घर पे और भी लोग हैं जिनको फर्स्ट डोज लगनी है, तो क्या हम लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं? बिल्कुल, आपका सवाल हम पूछेंगे डॉक्टर MC मिश्रा जी से। डॉक्टर साहब, इनके घर में एक जन की डेथ हो चुकी है, अब इनकी सेकेंड डोज की डेट है 19 कुछ दिनों में, क्या वो वैक्सीन लगवा सकते हैं? बिल्कुल लगवा लें। इनको तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी अगर कोविड हुआ भी है तो कोविड रिकवरी के 15 दिन बाद से कभी भी लगवा सकते हैं, और अवश्य लगवाएं ये दूसरी डोज। जी बिल्कुल। डॉक्टर परवेज, आपके पास आऊँगा। अगर हम आँखों की बात करें, अगर कोरोना संक्रमण से बचाव तो हम कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आँखों में वायरस ना जाए, आँखों को स्वस्थ कैसे रखें, हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को ये भी बताएं। देखिए, जैसे आप जानते हैं, स्वच्छता तो बीमारी भगाने की आधा तरीका होता है। तो अगर आप जैसे ये जो फंगल इन्फेक्शन, मुकोर माइकोसिस की बात हो रही है, तो अगर आप स्वच्छ रखते हैं, आप अपने हाथ मुंह को लगातार धोते रहते हैं, आप उसको साफ रखते हैं, बार बार आप साबुन का इस्तेमाल करते हैं, हाथों का मुंह को साफ रखना और गंदगी से बचे रहते हैं, तो ऐसे भी ये फंगल इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो स्वच्छता बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इसको ये कर लें कि मैं जब भी घर से बाहर जाऊं, अगर से किसी वजह से जाना पड़े, वापस आते ही हम अपना हाथ, जो भी एक्सपोज पोर्शन जो भी है, हाथ मुंह पैर जो भी है, उसको हम हाथ साबुन से हम धो लें, तो ये चांसेस कम है कि इस तरह का इन्फेक्शन हो। और बाकी जैसे ये जो अभी मीडिया में काफी ये छाया हुआ है मुकोर माइकोसिस का, तो मेरा एक सुझाव है कि आप इसका जो रिस्क ग्रुप है उसको आइडेंटिफाई कर लें। इसका रिस्क ग्रुप वो है जिसकी इम्यूनिटी पहले से कॉम्प्रोमाइज है, कोरोना होने से पहले से, जैसे ऑर्गन जिसका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, या कोई जो कैंसर के पेशेंट है, या कोई HIV के पेशेंट है, या डायबिटीज के पेशेंट है, उसको आप पहले से आइडेंटिफाई कर लें। एल्डरली है, जो बुजुर्गवार है, उसको अगर आइडेंटिफाई कर ले और उनको कोरोना अगर होता है तो डिस्चार्ज देने से पहले मेरा ये मानना है कि उसको हाई रिस्क ग्रुप में रखें। और अगर आपको थोड़ा सा भी उसके कांटेक्ट में रखें, अगर थोड़ा सा भी लगता है शक, तो इसको आप एंटी फंगल चलाने में कोई हर्ज नहीं है जी। इसको अगर एंटी फंगल आप प्रिकॉशनरी भी चला दें, एक डोज चला दें, तो अगर थोड़ा सा बहुत भी इन्फेक्शन का चांसेस है तो वो खत्म हो जाता है। तो अगर ये बस को कैटेगराइज करने की जरूरत है, सबको जरूरत नहीं है। जिसकी इम्यूनिटी गिरी है, जिसकी फैक्टर्स ज्यादा है, उस पे आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहने की जरूरत है। और इसमें 2-3 लक्षण है जो हम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि एक तो आपको आंखों में लालमी आ जाना, आंखों में डबल दिखाई देना, आप आंख में आपको लगेगा आंख थोड़ा बाहर की तरफ आ रही है, आंख में दर्द सा महसूस हो रहा है, नाक में क्लस्टरिंग हो रही है। अगर ये सारी चीजें आपको मिलती है तो थोड़ा चौकन्ना हो जाइए। ट्रीटमेंट बिल्कुल, अगर देखिए इसका ट्रीटमेंट का 2-3 चीजें हैं, अर्ली डायग्नोसिस और रिमूवल ऑफ द जो आपके जो पॉजिटिव फैक्टर, जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, जैसे डायबिटीज है या कुछ इस तरह चीजें, उसको अगर रिवर्स कर देते हैं, डायग्नोसिस अर्ली कर लेते हैं, ट्रीटमेंट अगर अर्ली स्टार्ट कर देते हैं, तो इसकी ट्रीटमेंट बहुत अच्छे मिलते हैं। बिल्कुल। इसी के साथ हम आपको जो दिल्ली एम्स के निदेशक हैं रणदीप गुलेरिया जी, उन्होंने ब्लैक फंगस को लेकर क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। ये हम कुछ पेशेंट्स में देख रहे हैं, बहुत कॉमन नहीं है, जिसको हम कहते हैं राइनोसेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस। म्यूकोरमाइकोसिस एक फंगस है और ये उन लोगों में होता है जिनमें ज्यादा हम थोड़ा सा स्टीरॉइड ज्यादा देते हैं। ये एक दवाई और है जिसको हम टॉसिजुलिमैब कहते हैं, उसको देते हैं, जिससे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी एकदम कम हो जाती है। उन लोगों में भी ये ज्यादा देखा जाता है जिनकी इम्यूनिटी वैसे कम रहती है, जैसे डायबिटिक्स हैं। तो डायबिटीज वाले लोग जिनमें स्टीरॉइड्स दिया जाता है या टॉसिजुलिमैब दी जाती है, उनमें इम्यूनिटी कम होने के कारण ये जो फंगस है, जिसको हम एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कहते हैं या सेकेंडरी इन्फेक्शन कहते हैं, वो कुछ लोगों में आ जाता है। फेफड़ों में आ सकता है या साइनसेस में आ सकता है, और साइनसेस में जब वो आता है तो आंख तक फैल जाता है, जिससे जो आंख की जो ऑर्बिट है उसमें इन्फेक्शन के कारण कभी कभी आईज में जो है लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है। इसलिए 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। एक तो ये चीज जरूरी है कि जब हम कोविड को ट्रीट कर रहे हैं
तो हम दवाई जो है एक्सेसिव डोज में ना दें, बहुत हाई डोज स्टीरॉइड्स ना दें, और अगर दवाई देनी है तो वो तभी दे जब उसकी जरूरत है। आजकल कई दफा पैनिक में लोग बहुत हाई डोज स्टीरॉइड दे देते हैं, जिसके कारण बाद में जाके उसका नुकसान होता है। दूसरी चीज ये कि अगर कोई डायबिटिक है तो अपना शुगर पूरी तरह से अच्छी तरह से कंट्रोल करके रखें, क्योंकि शुगर अगर आपकी कंट्रोल नहीं रहेगी तो इस इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और तीसरा, अगर आपको कोई भी ऐसे लक्षण हो तो एकदम अपने डॉक्टर से संपर्क करें। एंटी फंगल ट्रीटमेंट शुरू करने की जरूरत पड़ जाती है, कई दफा कुछ सर्जरी की जरूरत भी पड़ सकती है। बिल्कुल, तो आप रणदीप गुलेरिया जी को सुन रहे थे, जो दिल्ली एम्स के निदेशक हैं। हम डॉक्टर MC मिश्रा जी आपके पास आएंगे। जो रणदीप गुलेरिया जी ने कहा उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैंने तो ऑलरेडी कह दिया जो उन्होंने कहा अभी, वही मैंने कहा था शुरू में ओपनिंग में। जी सर। कि हाई डोज ऑफ स्टेरॉयड देना अवॉइड करें, और इसके लिए एक प्रोटोकॉल होना चाहिए, वो रणदीप गुलेरिया जी को इशू करना चाहिए ICMR के सहयोग से, कि भाई कितना स्टेरॉयड किस अवस्था में किन लोगों को दिन मिलना चाहिए, कितने दिन मिलना चाहिए। आई थिंक वहां से क्लैरिटी अगर आ जाएगी तो ज्यादातर फिजिशियंस उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ICMR और एम्स के सहयोग से कुछ गाइडलाइन इशू की जा सकती हैं इस विषय में। तो क्योंकि उन्होंने ये तो कहा कि हाई डोज, लेकिन कोई उन्होंने डोज नहीं बताया कि कौन सी डोज ठीक है, किस तरह के रोगी में किस तरह कितनी डोज। तो वो आई थिंक फिजिशियंस के असिस्टेंस के लिए और फिजिशियंस के इंफॉर्मेशन के लिए इस तरह का प्रोटोकॉल एक आना चाहिए, चाहे तो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आ जाए केंद्रीय, या फिर ICMR और एम्स के सहयोग से वो इशू किया जा सकता है। और मुझे लगता है एम्स एक कंबाइंड ग्रैंड राउंड भी ऑर्गेनाइज करते हैं वीकली कोविड पे, उसके माध्यम से भी इस बात का प्रचार अगर किया जाए हमारे डॉक्टर्स के ग्रुप्स में पूरे इंडिया में, तो इस पे काफी अंकुश लग सकता है। जिस तरह से फ्री फॉर ऑल मेडिकेशन चल रहा है, क्योंकि हर फिजिशियन के अपने कुछ धारणाएं बन जाती हैं जो कई बार नहीं ठीक होती हैं, वो आधार बेस्ड नहीं होती कि उसमें कोई एविडेंस बेस पे वो दे रहे हैं। उनका कुछ अपना तजुर्बा भी होता है, लेकिन अपने तजुर्बे की बजाय जो एविडेंस अवेलेबल है उसको फॉलो करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। वनस्पति हम अपना उसमें कोई एक्सपीरियंस कहें, क्योंकि किसी का भी कोई हजारों मरीजों पे एक्सपीरियंस नहीं होता है। ये जो एविडेंस जनरेट होता है ट्रायल्स के द्वारा, ये बहुत सारे लोगों के ऊपर देखते हैं, कुछ को देते हैं, कुछ को नहीं देते हैं, प्लेसिबो होता है, तब जाके ये प्रोटोकॉल्स बनते हैं। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि डॉक्टर की बिना सलाह के तो स्टेरॉइड लेना ही नहीं है, और डॉक्टर्स को भी ये है कि माइल्ड निमोनिया में स्टेरॉइड नहीं देना है, मॉडरेट में कम डोज देनी है, सीवियर है तो थोड़ी ज्यादा डोज देनी है। इसका जो प्रोटोकॉल है वो मैं समझता हूं कि एम्स और ICMR के सहयोग से डॉक्टर्स की गाइडेंस के लिए इशू होना चाहिए। बिल्कुल इशू होना चाहिए। हमारे साथ एक कॉलर हैं मोहम्मद आसीन दिल्ली से। मोहम्मद आसीन, अपना सवाल कीजिए। मोहम्मद आसीन, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी, अपना सवाल कीजिए। जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, मेरे को गले में इन्फेक्शन था, पहले मेरी गले की दवाई चल रही थी, तो गले में ना थोड़ी सूजन आ गई है कान के नीचे, तो मैं सोचा हूँ कि इसके लिए क्या दवाई लेनी पड़ेगी। बिल्कुल, हाँ, ये सवाल हम डॉक्टर शिखर से करना चाहेंगे। डॉक्टर शिखर, इनका सवाल हमारे कॉलर का, गले में इन्फेक्शन हो गया था, उसके लिए इनको कौन सी दवा करना चाहिए? तो नहीं आया कभी ने अभी जल्दी में। हेलो मोहम्मद आसीन, क्या आप सुन रहे हैं? जी सुन रहे हैं, ठीक, हाँ सुन रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या सवाल है आपका? बुखार तो नहीं आया अभी ने? हाँ मोहम्मद आसीन, आपको फीवर तो नहीं आया अभी? जी नहीं, बुखार बिल्कुल नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। जी सर, इनको बुखार बिल्कुल नहीं आया। बुखार नहीं आया तो अभी तो मार्केट में जो चल रही है आपकी एजिथ्रोमाइसिन, ये ले सकते हैं 500 मिलीग्राम एक रोज, और एक इनको एलेग्रा 180 ले लें बस। अभी फिलहाल 3 दिन ये लें, उसके बाद अगर नहीं ठीक होता है तो भी प्रॉपर अपना जांच कराएं फिर कोरोना वाली। जी, एक और कॉलर है RK शुक्ला अम्बेडकर नगर से। RK शुक्ला जी, अपना सवाल कीजिए। सर मैं डॉक्टर मिश्रा जी से पूछना चाह रहा था कि अगर कोई मरीज पेशेंट है, मेरे फादर हैं, और उनका बाईपास सर्जरी हुआ था 2018 में, तो क्या उनको कोरोना के ये जो वैक्सीन है इसको लगवा सकते हैं? बिल्कुल, आपका सवाल हम पूछेंगे डॉक्टर मिश्रा जी से। डॉक्टर MC मिश्रा जी, इनका सवाल है कि इनके फादर का 2018 में बाईपास सर्जरी हुआ था,
क्या ये वैक्सीन लगवा सकते हैं? अवश्य इनको जरूर लगवानी चाहिए वैक्सीन। जो भी वैक्सीन मिलती है, जितनी जल्दी मिलती है, अभी वैक्सीन की थोड़ी शॉर्टेज है, जैसे ही वैक्सीन मिले तो बिल्कुल लगवा लें जी। बिना किसी डर के लगवा लें, बहुत अच्छा रहेगा। इनके फादर को बिल्कुल उससे फायदा होगा जी। डॉक्टर शिखर आपके पास आएंगे। ज़्यादातर आजकल ये भी देखा जाता है गले में खराश बहुत बनती है, गला बैठ जैसा जाता है। हम स्टीम ले सकते हैं और स्टीम लेने का बेहतर तरीका क्या है लोगों के लिए, हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, स्टीम का बहुत एक्सेसिव यूज नहीं होना चाहिए। आजकल लोग बहुत ज्यादा स्टीम यूज कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, जो मिकोजा है गले की, जो गले का लालपन अंदर देखते हैं आप, वो पूरा उस पर छाले पड़ना शुरू हो गए लोगों की। आजकल जो हमारे पास पेशेंट कंप्लेन लेके आ रहे हैं, उसमें अल्सर बनना शुरू हो गए। तो स्टीम का एक्सेसिव यूज नहीं होना चाहिए, लिमिटेड यूज करें स्टीम का, और बहुत ज्यादा गर्म ना यूज करें स्टीम, ताकि उसमें मुंह पे जो मिकोजा हमारी है उसे छाले ना पड़े, क्योंकि पेशेंट आजकल कंप्लेन बहुत लेके आ रहे हैं इस तरह से। तो क्या से स्टीम में जब हम स्टीम लेते हैं उसमें कोई ऐसी मेडिसिन मिला सकते हैं जिससे वो बेहतर हो जाए? नहीं, बेसिक अपना स्टीम लें, प्लेन वाटर से तो थोड़ा सा नमक डाल के स्टीम ले लें बस। बाकी एडिशनल मेडिसिन बिना डॉक्टर कंसल्ट के ना लें कोई। बिल्कुल बिना डॉक्टर के कंसल्ट के मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। डॉक्टर MC मिश्रा जी आपके पास आना चाहेंगे। लगातार अब ऐसे ही मामले आ रहे हैं कि अगर किसी घर में एक कोरोना पेशेंट है और बाकी लोग उससे इन्फेक्टेड नहीं हैं, तो वो लोग अपना बचाव किस तरह से करें सर? देखिए, वो हम लोगों ने इसको विस्तार से अभी चर्चा की थी कि देखिए घर के साइज पे बहुत निर्भर करता है ये जी। कि घर में कितने कमरे हैं, कितना स्पेस है, क्या डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सकती है। लेकिन फिर भी जैसे हम लोगों ने ये भी बात की कि मास्क क्यों लगाना है घर में, अगर डिस्टेंसिंग बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती और अगर किसी एक जने को संक्रमण का शंका है तो उनको बिल्कुल जितना आइसोलेट कर सकते हैं करें। उनको एक कमरा दे दें, बाकी लोग दूसरे कमरे में रहें और उनको कमरे में ही खाना पीना दे दें। अगर उनका वॉशरूम टॉयलेट अलग कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा, नहीं कर सकते तो उनको भी मास्क लगा के फिर टॉयलेट यूज़ करना है। जो अगर एक ही घर में वॉशरूम है तो ये इस तरह के खाना साथ बैठ के नहीं खाना है, टीवी साथ बैठ के नहीं देखना है और गपशप नहीं करनी है बैठ के। थोड़े दिन इस पे अपने पे थोड़ा अंकुश लगाएं तो बच सकते हैं। और अगर फिर भी होगा भी तो वो कम गंभीरता का संक्रमण होगा। अगर वायरस पार्टिकल थोड़े बहुत, अच्छा, घर को वेंटिलेशन रखना बहुत ज़रूरी है। दरवाजे खिड़कियां खोल दें जिससे हवा का आदान प्रदान हो, पंखा चला दें तेज़ जिससे वायरस जो उस कमरे में ना रहे, घर में ना रहे और बाहर चला जाए। क्योंकि ये देखा गया है, जो एयरबॉर्न की हम बात करते हैं इस वायरस के विषय में, वो यही है कि जब हम सांस भी लेते हैं, अगर वायरस पार्टिकल कुछ बाहर आ जाते हैं या बात करते हैं या फिर छींक आ गई, खांसी आ गई, तो फिर ये वायरस पार्टिकल हवा में आ जाते हैं। और अगर कमरा बंद है, एयर कंडीशनड है, तो फिर वो उस हवा में 2-3-4 घंटे रह सकता है। और अगर हम मास्क नहीं लगाए हुए तो हम उसको अपनी सांस के द्वारा अपने अंदर ले सकते हैं, उससे संक्रमण हो जाता है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि घर में मास्क का इसीलिए प्रयोग बताया है। अगर आप कहीं नहीं जा रहे, घर में 3 लोग हैं तो मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एक व्यक्ति बाहर जा रहा है और रोज आ रहा है बाहर जाके, तो फिर बचाव के उपाय करना जरूरी है जी। डॉक्टर MC मिश्रा जी, लगातार हम ये देख रहे हैं गाँवों में इस वक्त संक्रमण ज़्यादा बढ़ता जा रहा है शहरों की अपेक्षा, और गाँवों में बहुत ज़्यादा लोग अवेयर भी नहीं हैं। अगर ऐसे में अगर बात करें ऑक्सीजन सेचुरेशन की, जैसे ऑक्सीमीटर अगर आपके पास नहीं है और ऑक्सीजन का लेवल अगर आप जानना चाहते हैं, तो क्या कोई घरेलू उपाय है सर कि हम ऑक्सीजन का लेवल पता कर सकें? नहीं, इसमें तो ऑक्सीजन सेचुरेशन वाले जो ऑक्सीमीटर हैं वो होना आवश्यक है, क्योंकि नहीं पता लगेगा और इसमें काफ़ी लोगों को दिक्कत हो सकती है और सडन अगर ड्रॉप होगा तो फिर उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कोई व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए गांव में भी, चाहे तो ग्राम पंचायत के द्वारा, प्रधान के द्वारा। बहुत सारे NGOs आजकल मदद करने पे लगे हुए हैं गांव में भी। उन लोगों से ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीमीटर है उसको प्रबंधन किया जा सकता है। और गांव में मान लीजिए 50 घर हैं तो 25 ऑक्सीमीटर लेके देते, क्योंकि हर घर में तो ज़रूरी नहीं है कि संक्रमित व्यक्ति हो, और उसको फिर सैनिटाइजर से साफ करके दूसरे लोग भी यूज़ कर सकते हैं अगर उनका काम चल गया जिस घर में दिया था। तो ये व्यवस्था थोड़ी सी करनी पड़ेगी और ये की जा रही है, जैसी मेरी जानकारी है उत्तर प्रदेश में।
इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। और इसमें जो लोग ग्राम प्रधान और पंचायत, जो अभी इलेक्शन भी होके चुके हैं, उन लोगों को दायित्व बनता है कि वो लोग इसको व्यवस्थित करें और थर्मामीटर भी रखें जिससे लोग अपना बुखार देख सकें। तो ये व्यवस्था करना गांव में बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, बहुत आवश्यक है। एक कॉलर हमारे साथ सुरेंद्र राजस्थान से। सुरेंद्र, अपना सवाल कीजिए। सुरेंद्र से हमारा शायद संपर्क टूट गया। एक और कॉलर है, रवि है लखनऊ से। रवि, अपना सवाल कीजिए। सर हेलो रवि, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। हाँ जी, क्या है आपका सवाल? बोल रहा हूँ रवि। मेरा सवाल सर ये है कि हमारे घर में एक डेथ हो गई थी अभी 15 दिन पहले। जी जी सर आ रही। हेलो, हाँ जी, अपना सवाल पूरा कीजिए। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मेरे घर में 15 दिन पहले एक डेथ हो गई थी घर ही के में ब्रदर की हमारे। जी, हम चाहेंगे जब आप अपना सवाल करें अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दें। रवि जी जी, मेरे ब्रदर की सर 15 दिन पहले डेथ हो गई थी। अब मैं क्लियर करना चाहता हूँ, मैं वैक्सीन लगवा सकते हैं सब लोग? हम लोग कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं है। जी, डॉक्टर MC मिश्रा जी, इनका सवाल है कि इनके ब्रदर की 15 दिन पहले डेथ हो गई थी, इनके घर वाले और इनके कोई सिम्टम्स ऐसा नहीं है, क्या वैक्सीन लगवा सकते हैं? नहीं, इनमें अगर इनको कोई दिक्कत नहीं हुई है और इनको संक्रमण नहीं हुआ है तो ये तो वैक्सीन कभी भी लगवा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर कुछ लक्षण लग रहे हैं इनको संक्रमण के तो 2 हफ्ते इंतजार कर लें और ठीक हो जाएंगे, उसके बाद लगवा लें। कोई इसमें इतनी कोई बड़ी समस्या नहीं है। कोई जब तक संक्रमण नहीं है, कोई लक्षण नहीं है, कोई बुखार नहीं है, अगर बुखार है हल्का सा तो अभी नहीं लगवाएं, फिर जब बुखार ठीक हो जाए उसके 2 हफ्ते बाद लगवा सकते हैं। जी, एक और कॉलर है प्रेम लखनऊ से। प्रेम, क्या है आपका सवाल? हेलो प्रेम, क्या है आपका सवाल? मेरा सवाल ये है कि मेरा 2013 में ट्रांसप्लांट हुआ था लीवर का, तो मैं इंजेक्शन मेरा सवाल है सर ये कि मेरा 2013 में मेरा लीवर ट्रांसप्लांट हुआ, तो मैं इंजेक्शन ले सकता हूँ? बिल्कुल, आपका सवाल हम पूछेंगे डॉक्टर MC मिश्रा जी से। सर, 2013 में इनका लीवर ट्रांसप्लांट हुआ था, क्या ये वैक्सीन लगवा सकते हैं? इन लोगों को तो वैक्सीन की बहुत आवश्यकता है, जिनका किडनी नहीं काम कर रहा है ठीक से, जिनका लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है, क्योंकि ये तो दवाई ले रहे होंगे इम्यूनो सप्रेशन प्रतिरोधक, जो दवाई हमारी इम्यूनिटी कम करती है वो दवाई इनको मिल रही होगी, तो इनको तो बहुत आवश्यक हो जाता है संक्रमण से बचने के लिए, तो इनको तो अवश्य लगवाना चाहिए। अब तक अगर मुझे मालूम नहीं कि उम्र क्या है, अगर 45 वर्ष से ज्यादा उम्र है तो इनको तो लगवा लेना चाहिए था। किस बात का इंतजार कर रहे हैं ये? जी, इन लोगों को तो बहुत आवश्यकता है वैक्सीन लगवाने की। जी बिल्कुल। डॉक्टर परवेज, आपके पास आऊँगा। ज़्यादातर देखा जाता है आँखों में लोगों को पानी आ जाता है और आँखों में जलन जैसी समस्या आती है। हम चाहेंगे कुछ ऐसे घरेलू उपाय बताएं ताकि लोग इससे बच पाएं और उनको लाभ पहुंचे। देखिए, पानी आना नॉर्मल प्रक्रिया है, ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है कि जब पानी जब आंखों में गर्द गुबार जाता है, रिफ्लेक्ट वाटरिंग होती है और उससे पानी आता है, उससे वो गंदगी निकल जाती है। इसकी ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ये जलन हो के ये हो रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि नॉर्मल पानी से आंखों को धोएं। अगर आंखों को आप धोते रहेंगे तो ये जो जलन वगैरह आमतौर पर ठीक हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं जलन नहीं जा रहा है तब बेटर होगा कि आप किसी से कंसल्ट कर लें सर्जन से, तो आपको उपाय बता पाएंगे। जी, एक और कॉलर है हमारे साथ, अमित लखनऊ से। अमित, अपना सवाल कीजिए। हेलो जी अमित, अपना सवाल कीजिए। हाँ सर, नमस्कार। एक्चुअली ये कोरोना वैक्सीन को लेकर कोई सवाल था। जी, पिताजी हैं जो थोड़े डायबिटीज के पेशेंट हैं और माता जी को कोई थायराइड की शिकायत है, तो क्या उनको कोवैक्सीन या कोविशील्ड की डोज लगाई जा सकती है? बिल्कुल, आपका सवाल हम पूछेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर MC मिश्रा जी, इनके पिताजी को डायबिटीज है और माता जी को थायराइड है, क्या ये वैक्सीन लगवा सकते हैं?
लगवा सकते हैं। हालांकि इनका प्रश्न सबको समझ में नहीं आ रहा है। थायराइड का कुछ बता रहे हैं ये, जी, इनकी माता जी को सर थायराइड है। कि टीवी की आवाज बहुत तेज है, आवाज नहीं आ रही है। जी सर, इनकी माता जी को थायराइड है, पिताजी को डायबिटीज है। ये पूछ रहे हैं इन दोनों को वैक्सीन लगवा सकते हैं? लगवा सकते हैं, मैं वही कह रहा हूँ। ये पूछ रहे हैं कि थायराइड का कुछ समस्या है, वो कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है वैक्सीन का। जी जी, लगवा सकते हैं। एक और कॉलर है चंद्रपाल बरेली से। चंद्रपाल, क्या है आपका सवाल? चंद्रपाल से हमारा संपर्क टूट गया है। हम वापस आएंगे डॉक्टर शिखर के पास। डॉक्टर शिखर, लगातार ये भी देखा जाता है लोगों की स्मेलिंग की दिक्कत होती है आजकल। जैसे सिम्टम्स आ रहे थे कोरोना में कि हमें सूंघने में समस्या होती है, लोग इसको सीधे कोरोना से जोड़ लेते हैं। क्या ये कहाँ तक ठीक है? अब देखिए, आज के टाइम में जो भी लॉस ऑफ टेस्ट या लॉस ऑफ स्मेल आ रहा है, ये कोरोना के बिल्कुल प्राइमरी सिम्टम्स हैं और ये बिल्कुल माइल्ड सिम्टम्स कहे जाते हैं। अगर ये किसी को हो भी रहा है तो इसमें परेशानी होने वाली बात नहीं है। ये हफ्ता 10 दिन में पेशेंट इजिली रिकवर हो जाएंगे। बस इनको होम आइसोलेट हो जाना चाहिए और घर में आराम करें। बिल्कुल, होम आइसोलेट हो जाएं, घर में आराम करें और घबराने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ डॉक्टर साहब, जैसे बहुत लोगों को कभी कभी समस्याएं होती हैं, कानों से कम सुनाई देना या फिर कान में पेन होना, तो ऐसे में हम चाहेंगे ऐसे कोई सोल्यूशन आप बताएं, प्रिस्क्रिप्शन करें कि लोगों को इसका फ़ायदा मिले। अब देखिए, आज के समय तो इस समय ठंडी खट्टी चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। पेशेंट को थोड़ा सा भी ध्यान रखना चाहिए, सर्दी जुकाम फौरन दवा ले लें, क्योंकि नाक कान गला तीनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। चाहे गले में खराश हो, चाहे जुकाम होगा, वो सीधे कान पे असर डालेगा इनको। तो इस समय इनको बिल्कुल प्रिकॉशन लेना है। थोड़ा सा ठंडा पानी ना बहुत ज़्यादा पिए, फ्रिज का डायरेक्ट निकाल के। ठंडी खट्टी चीज़ें ना खाएं ताकि जुकाम ना हो, क्योंकि कान में जो भी दिक्कत होगी नाक कान तीनों जुड़े हुए हैं। अगर सर मेडिसिन की बात करें तो ऐसी कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं ताकि उनको आराम मिले? मेडिसिन तो बगैर कान देखे बताना मुश्किल है, लेकिन अगर हल्का फुल्का सर्दी जुकाम हो तो आसपास के किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके अपना सर्दी जुकाम की फौरन मेडिसिन स्टार्ट करें। जी, डॉक्टर परवेज जी, आपके पास आऊँगा। लगातार ये भी देखा जाता है कि बहुत लोगों की आंखों में समस्याएं होती हैं। बाइक जैसे ड्राइव करते हैं तो आंखों में पानी आता है, तो उसके लिए ऐसा क्या करें ताकि उनको ये समस्या ना हो? देखिए, बहुत सारे मेडिसिन आती हैं, खास करके ये जो आई लुब्रिकेंट्स होते हैं, आर्टिफिशियल क्लियर, उससे आंखों में पानी आना इस्तेमाल करने के बाद या मल्टीमीडिया ज़्यादा इस्तेमाल करने के बाद जो परेशानी आती है आंखों में, बहुत सारी कंपनी बनाती हैं, जैसे रिफ्रेश टीयर हुआ, एक्वा टीयर है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप इस्तेमाल करेंगे। इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, आप आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हमेशा 3 से 4 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे दिक्कत काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। जी, डॉक्टर MC मिश्रा जी, जैसे किसी ने फर्स्ट डोज ले ली, बहुत लोगों ने फर्स्ट डोज ले ली है और सेकेंड डोज का जो टाइमिंग पीरियड है वो निकल चुका है, तो क्या सेकेंड डोज काम करेगी या फिर हमें फिर से फर्स्ट डोज लेनी होगी? नहीं, सेकेंड डोज बिल्कुल काम करेगी। देखिए, कोविशील्ड के लिए तो कोई समस्या है ही नहीं। कोविशील्ड तो आप 12 हफ्ते पे भी लगवा सकते हैं, उससे ज्यादा पे भी लगवा सकते हैं। और इसमें भी जो दूसरी है कोवैक्सीन है, उसको भी आप 6 से 8 हफ्ते पे लगवा लेंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। वो बूस्टर का काम करेगी आपका। उससे पहली डोज से थोड़ी सी क्षमता बनती है, इम्यूनिटी बनती है, और दूसरी डोज से और ज्यादा स्ट्रेंथन होगा वो। तो बिल्कुल लगवाएं, ये ना समझें कि वो पहली डोज का कोई फायदा नहीं है और दूसरी लगवाना आवश्यक है। उसका ड्यूरेशन थोड़ा ज्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर, अगर जैसे फीवर है, अगर आपने फर्स्ट डोज लगवा ली है, सेकेंड डोज लगवाने जा रहे हैं, अगर जैसा फीवर ऐसा फील होता है, तो ऐसे में क्या वैक्सीन ले सकते हैं या फिर इंतजार करें जब आप ठीक हो जाए तब जाएं? नहीं, फिर बुखार को ठीक होने का आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और आजकल के जो माहौल चल रहा है उसमें कोविड भी हो सकता है। तो मान लीजिए आपको कोविड ही हो गया पहली डोज लगाने के बाद, तो शायद आपको और वैक्सीन लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि कोविड भी आपको प्रोटेक्शन देगा, आप कोविड से सब ठीक हो जाएंगे। लेकिन अभी ये हमारा जो प्रोटोकॉल है उसमें शामिल नहीं है। फ्रांस ने ऐसा किया था कि जिसको कोविड हो गया उनको उन्होंने एक ही डोज दी वैक्सीन की। लेकिन अभी भारत में कोविड अगर हो भी गया एक डोज के बाद, तो 2 हफ्ते के बाद ठीक होने के बाद आप कभी भी दूसरी डोज लगवा सकते हैं। जी, अगर कोविड आपको हो गया है तो उसके बाद आप दूसरी डोज ले सकते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। डॉक्टर MC मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया
डॉक्टर प्रवेश खान जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और डॉक्टर शिखर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल आपने देखा हेल्थ कॉन्फ्रेंस के जरिए हमने वो उपाय आपको घर बैठे बताए ताकि आप कोरोना से बच सकें, और साथ ही साथ हमारी कोशिश रहती है कि इस कार्यक्रम के जरिए आप तक वो चीज़ें, वो उपाय बताएं कि आप इससे आपको लाभ पहुँचे और कोरोना की लड़ाई में आप जीत हासिल कर सकें। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।